हैवानियत की सारी हदें पार। दिल्ली के वेलकम इलाके में 350 रुपए के लिए किशोर का गला दबाया, फिर चाकू से ताबड़तोड़ 60 से ज्यादा वार की। आरोपी पहले भी कर चुका है 3 हत्याएं। राजौरी में 34 घंटे से जारी मुठभेड़ खत्म, 2 आतंकी ढेर, 5 जवान शहीद। एक आतंकी पाकिस्तानी आईडी एक्सपर्ट और ट्रेंड स्नाइपर था। उत्तरकाशी में ऑगर मशीन पर प्लेटफॉर्म ठीक किया गया। टनल में ड्रिलिंग का काम कुछ देर में शुरू होगा, अभी 16.2 मीटर खुदाई बाकी। देश भर में निर्माणाधीन सभी 29 सुरंगों की सुरक्षा समीक्षा होगी। सिलक्यारा टनल हादसे के बाद रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का फैसला, 7 दिन में आएगी रिपोर्ट। संजय सिंह की जुडिशियल कस्टडी आज खत्म हो रही है, 52 दिन से हिरासत में हैं। शराब घोटाले केस में आरोपी हैं संजय सिंह। ईडी ने 4 अक्टूबर को अरेस्ट किया था। सीताराम को पहनाया जाएगा सोने का मुकुट, जन्मभूमि नहीं भक्तमाल मंदिर में चढ़ेगा 1 किलो सोने का मुकुट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या का अहम दौरा है। आपको बता दें 10:20 पर सीएम योगी अयोध्या पहुंचेंगे। पुलिस लाइन में 11:40 पर पहुंचेंगे, जहां राम कथा पार्क हेलीपैड पर 11:45 पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही हनुमानगढ़ी में दर्शन भी करेंगे। 12 बजे पहुंचेंगे रामलला के दरबार। तो सीएम योगी का ये अहम दौरा, रामलला के दर्शन पूजन भी किए जाएंगे सीएम योगी के द्वारा। निर्माणाधीन मंदिर का अवलोकन और निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी। तो इस वक्त ये अहम खबर अयोध्या से आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या का अहम दौरा, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम योगी। इस दौरान हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे, साथ ही 12 बजे के आसपास रामलला के दर्शन करने भी जाएंगे सीएम योगी। इस दौरान मंदिर निर्माण का भी निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी। तो दोपहर सुबह 10:20 पर पहुंचेंगे अयोध्या। इस दौरान अयोध्या पुलिस लाइन में उतरेगा मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर। तो 11:45 पर हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाएंगे सीएम योगी। इसके बाद दोपहर 12 बजे रामलला के दरबार में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। निर्माणाधीन मंदिर का अवलोकन भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये अयोध्या का अहम दौरा, लगातार अयोध्या के दौरे पर जा रहे हैं मुख्यमंत्री। मंदिर निर्माण की समीक्षा को लेकर और जिस तरीके से 22 जनवरी की तिथि नियत की हुई है प्राण प्रतिष्ठा की, तो उसकी तैयारियों को देखने और जायजा लेने के लिए लगातार अयोध्या के दौरे पर जाते हैं सीएम योगी। इस दौरान सीएम योगी एक बार फिर से अयोध्या के दौरे पर हैं। इस दौरान पुलिस लाइन ग्राउंड में हेलीपैड पर उतरेगा सीएम योगी का हेलीकॉप्टर। 11:45 पर हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाएंगे सीएम योगी। इसके बाद दोपहर 12 बजे रामलला के दरबार में भी पहुंचेंगे सीएम योगी। निर्माणाधीन मंदिर में हो रहे कार्यों का निरीक्षण करेंगे और वहां पर कार्य कर रहे अधिकारी और कर्मचारियों से वार्ता करेंगे। तो इस वक्त की अहम खबर आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा, जिस तरीके से अयोध्या इस वक्त काफी सुर्खियों में है। रामलला के मंदिर का निर्माण जारी है और 22 जनवरी की तिथि निश्चित की गई है प्राण प्रतिष्ठा की। तो इसको देखते हुए लगातार तमाम वीआईपीओं का जाना अयोध्या में जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री का भी एक बार फिर से अयोध्या दौरा है। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम योगी। हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे सीएम योगी। इसके साथ ही मंदिर निर्माण की समीक्षा और कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी। तो अहम खबर आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं। लगातार जिस तरीके से अयोध्या
में तमाम प्रमुख लोगों का जाना हो रहा है। इस समय 22 तारीख, आने वाली 22 जनवरी की तारीख निश्चित की गई है प्राण प्रतिष्ठा की। रामलला 500 वर्षों के बाद रामलला अपने स्थान पर विराजेंगे, अपने मंदिर में विराजेंगे, जिसको लेकर अयोध्या में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। और इस तैयारियों की समीक्षा करने मुख्यमंत्री समय समय पर अयोध्या जा रहे हैं। और आज इसी के तहत एक बार फिर से मुख्यमंत्री का अयोध्या दौरा है। तमाम तैयारियों की समीक्षा और निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। इस दौरान हनुमानगढ़ी और रामलला के दरबार भी जाएंगे सीएम योगी। हनुमानगढ़ी में 11:45 पर हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करेंगे। उसके बाद 12 बजे के आसपास मुख्यमंत्री रामलला के दर्शन करने रामलला दरबार भी जाएंगे। तो मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां भी प्रशासन के द्वारा की गई हैं। पुलिस लाइन ग्राउंड में योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर उतरेगा। इसके बाद 11:45 पर सीधे हनुमानगढ़ी के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। और 12 बजे रामलला के दरबार में मुख्यमंत्री का पहुंचना है। 3 घंटे अयोध्या में रहेंगे मुख्यमंत्री। इस दौरान मंदिर निर्माण संबंधी जरूरी निरीक्षण भी करेंगे। अयोध्या पुलिस लाइन में उतरेगा मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। और हमारे संवाददाता आरपी सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी, अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री समय समय पर अयोध्या दौरे पर जाते हैं। आज मुख्यमंत्री का अयोध्या का अहम दौरा, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और हनुमानगढ़ी के अलावा रामलला के दरबार भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। क्या कुछ अपडेट है? रामनगरी अयोध्या में माननीय सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का कुछ ही पल शेष है जो अयोध्या में अभी उतरेंगे। उनका हेलीकॉप्टर यहाँ पे जो है पुलिस लाइन में उतरेगा। वहां पे जो है उनका कुछ कार्यक्रम है, वहां भी निपटाएंगे, उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन करने के बाद सीधे उनका फिर हेलीकॉप्टर यहाँ रामकथा संग्रहालय में उतरेगा और यहाँ पे रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे और फिर जो है बड़ा भक्त महल आएंगे, वहां पे महंत जी से मिलेंगे। और यहाँ पे 1 घंटे का उनका प्रोग्राम है। राम जी का सोने का मुकुट 1 किलो का, वो राम जी को समर्पित करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक पल है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का आगमन कुछ ही पल शेष है जो यहाँ पहुंचने वाले हैं। जी आरपी, अगर बात की जाए सोने के मुकुट को जो प्रभु को अर्पण किया जा रहा है, ये मुकुट किस मंदिर में अर्पण किया जाएगा? बताया जा रहा है मुख्य मंदिर में, जहां रामलला विराजमान है, उस मंदिर में ये मुकुट अर्पित नहीं किया जाएगा। किस मंदिर में ये किया जा रहा है? ये क्या नाम, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का जिस मंदिर से बहुत बड़ा लगाव है, राजस्थान का बना हुआ 1 किलो का सोने का मुकुट है और उस पे चांदी के वो है। ये मुख्यमंत्री जी वहीं पे भगवान राम को समर्पित करेंगे। उन्हें आमंत्रण किया है, वहीं पे 1 घंटे का अभिषेक भी होगा। अभी यहाँ कुछ लोग जनता है, उनसे भी बात कराते हैं कि बहुत उत्साह है। आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं अयोध्या में और ये लोग पहले से जुटे हुए हैं। मंदिर हम जहाँ पे है भक्त महल के ठीक बगल में खड़े हैं यहाँ पे, और भी बात कराते हैं। भाई साहब, आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जय सिया राम। हम मुख्यमंत्री जी का, हम अयोध्यावासी सदैव स्वागत करते चले आए हैं, आज भी स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री जी के हाथों से जो मुकुट और छत्र जो है प्रभु को भेंट किया जाएगा, इसके लिए भक्त समाज में बहुत हर्ष व उल्लास है। और योगी जी का जो भी कार्यक्रम है वो सफल हो, इसकी कामना हम प्रभु श्री राम जी से करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो जनता है, माननीय जी बताना चाहेंगे, बहुत उत्साहित है। जो भी चीजें है, मुख्यमंत्री का कुछ ही पल शेष है जो हेलीकॉप्टर उतरेगा। पहले वो जो है पुलिस लाइन में उतर जाएगा। उतरने के बाद वहां पे उद्घाटन करेंगे, उसके बाद तत्पश्चात सीधे अयोध्या वो प्रस्थान करेंगे। जी आरपी, अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री वहां पर क्या कहते हैं, रामलला दरबार में भी जाएंगे। इसके अलावा हनुमानगढ़ी भी जाने का उनका प्रोग्राम है। तो वहां पर तैयारियां किस तरीके की गई हैं अभी तक?
जी, आपको बताते चले मंदिर ने पहले से तैयारी कर रखी है। प्रशासन व्यवस्था चार चौबंद कर दी गई है, क्योंकि मेला चल रहा था। प्रशासन यहाँ काफी पहले से भी है, तो जगह जगह पे रूट भी डायवर्जन कर दिए गए हैं कि मुख्यमंत्री का प्रोग्राम हेलीकॉप्टर उतरेगा सर्वप्रथम, और पहले वो जो है हनुमानगढ़ी का दर्शन करते हैं। वो हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे, दर्शन पूजन करने के बाद फिर रामलला का दर्शन पूजन करेंगे, फिर बड़े भक्त महल पहुंचेंगे, जहां जहां पे उनका अनुष्ठान है। 1 घंटे का प्रोग्राम लगभग वहां माना जा रहा है, तो वो क्या पहुंचेंगे। हाँ आरपी, अगर बात की जाए, भक्त महल ही वो मंदिर है जहां पर सोने का मुकुट अर्पण किया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा। जी जी, वो भक्त महल ही है, क्योंकि उनका पहले से उस मंदिर का लगाव है। वो क्योंकि वो गोरखपुर पीठ पे टचअप था, तो कहीं ना कहीं वो आते जाते बराबर है, बराबर बैठते रहते हैं, हर लगभग प्रोग्राम में उठते बैठते रहते हैं, तो उनका उस मंदिर में काफी लगाव है। तो मुख्यमंत्री जी पहले जो है वो वहां पे आमंत्रण भी किए गए हैं, वहां पे जाएंगे, और अनुष्ठान भी उनका 1 घंटे का है, और जितने साधु संत है सब लोग वहां आमंत्रण किए गए हैं, वो पहुंच रहे हैं। अब वही प्रोग्राम है जी। आरपी, अगर इस महत्वपूर्ण सवाल की बात की जाए, मंदिर निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण करने जाएंगे मुख्यमंत्री, तो वहां मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कैसी तैयारियां की गई हैं, और जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की तारीख अब निश्चित कर दी गई है, ऐसे में मंदिर निर्माण भी बहुत तेजी से हो रहा है, तमाम भव्यता की तैयारियां की जा रही है, मुख्यमंत्री भी निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। जी माना जी, बताना किन्हीं दर्शकों को बताना चाहेंगे, लगभग कार्य पूरा हो चुका है। जितना कार्य से बचा है, चाहे राम पथ हो, भक्ति पथ हो, चाहे मंदिर का कार्य हो, प्रधानमंत्री खुद मॉनिटराइज का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें चूक ना हो, पूरा सर्वे करेंगे, लोगों से बैठेंगे, और मंदिर के टेस्ट भी जितने लोग हैं तो उनको बैठेंगे, कितना कार्य से बचा है, कितना कार्य प्रगति हुआ है, और जो कार्य सेफ है उसको भी तेजी लाने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं मंदिर जाने का औचित्य यही बनता है कि जितना कार्य सेफ है, जितना जो भी चीजें है वो सूबे के मुखिया योगीनाथ अपनी मॉनिटरिंग में देख-रेख कर रहे हैं कि कहीं भी कोई कमी ना हो, चूक ना हो, तो उसको तेजी लाने का कार्य भी करेंगे, और वहां जाएंगे, दर्शन पूजन भी करेंगे, सबसे मुलाकात करेंगे। और हो सकता है कि इसके बाद अभी नित्य गोपाल दास भी मुलाकात किए थे, फिर आज भी हो सकता है नित्य गोपाल दास भी मुलाकात करेंगे। आरबी, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री अयोध्या के दौरे पर रह रहे हैं, मंदिर निर्माण से जुड़ी तमाम जानकारियां ले रहे हैं, और 22 तारीख की तिथि नियत की गई है, 22 जनवरी की तारीख प्राण प्रतिष्ठा की, तो उसको लेकर तमाम तैयारियों की समीक्षा और निरीक्षण भी मुख्यमंत्री के द्वारा समय समय पर किया जाता रहा है। और आज भी मुख्यमंत्री के द्वारा मंदिर में दर्शन करने के बाद, भक्त महल मंदिर में सोने का मुकुट अर्पण करने के बाद मुख्यमंत्री सीधा रामलला के मंदिर निर्माण के निरीक्षण करेंगे, और उसके बाद अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर आएंगे। शाम 4 बजे के बाद सीएम आएंगे गोरखपुर। सीएम रामगढ़ ताल क्षेत्र के बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह पहुंचेंगे। गोरखपुर को 175 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। तो सीएम रामगढ़ ताल पहुंचेंगे, 116 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, 175 करोड़ रुपए की सौगात गोरखपुर वासियों को देंगे। तो मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय दौरा गोरखपुर का योजना के भूखंडों और फ्लैट की ई लॉटरी होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। खोराबार टाउनशिप और मेडिसिटी योजना से संबंधित ये प्रोजेक्ट हैं। सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर आएंगे। आपको बता दें, शाम 4 बजे के आसपास गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। इस वक्त की अहम खबर आपको गोरखपुर से दिखा रहे हैं। सीएम रामगढ़ ताल क्षेत्र के बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह पहुंचेंगे। गोरखपुर को 175 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी मुख्यमंत्री के द्वारा दी जाएगी। 116 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। इस वक्त की अहम खबर आपको गोरखपुर से दिखा रहे हैं। योजना के भूखंडों और फ्लैट्स की ई लॉटरी होगी। खोराबार टाउनशिप और मेडिसिटी योजना में ई लॉटरी होगी। तो सीएम के हाथों में 5 आवंटियों को आवंटन पत्र भी वितरित किए जाएंगे। इस वक्त की अहम खबर गोरखपुर से आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर पहुंचेंगे। शाम 4 बजे के आसपास गोरखपुर पहुंचने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का। गोरखपुर के 175 करोड़ रुपए की सौगात भी देंगे मुख्यमंत्री। सीएम रामगढ़ ताल क्षेत्र के प्रेक्षागृह पहुंचेंगे।
गोरखपुर को 175 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। हमारे संवाददाता और राम शंकर हमारे संवाददाता गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम शंकर, गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम। जिस तरीके से लगातार गोरखपुर दौरे पर सीएम पहुंच रहे हैं, आज फिर से गोरखपुर के अहम दौरे पर हैं मुख्यमंत्री और 175 करोड़ रुपए की सौगात भी देंगे गोरखपुर वासियों को। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचेंगे और तकरीबन 4 बजे के आसपास वो गोरखपुर में आ जाएंगे। वहां से वो सीधे बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह पे जाएंगे, जहां पे वहां पहले से उपस्थित लोगों को वो जो खोराबाद टाउनशिप और मेडिसिन योजना, ई लॉटरी योजना है, उसमें वो भाग लेंगे और अपने हाथों से खुद 5 लोगों को वो आवंटित वितरित करेंगे। साथ ही वहां एक पौधारोपण का भी कार्यक्रम करेंगे, जिसमें वो पौधा लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखेंगे। उसके बाद जो है वहां पर उपस्थित लोगों को वो संबोधित भी करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि गोरखपुर वासियों के लिए ये 175 करोड़ रुपए की जो विकास कार्यों की सौगात देंगे योगी आदित्यनाथ, एवं सभी को 116 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। निश्चित तौर से ये गोरखपुर वासियों के लिए बड़ी खबर होगी और खुशी की बात होगी। साथ ही साथ सीएम योगी भूखंड प्लेट ई लॉटरी में भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ चूंकि 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, तो आज रात विश्राम अपने आवास मंदिर में ही करेंगे और सुबह उठने के बाद जनता दरबार लगाने की भी उम्मीद है, जहां पर वो लोगों फरियादियों की समस्या को भी सुनेंगे। आपको बता दें कि जो आज का कार्यक्रम है योगी आदित्यनाथ का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बाबा प्रेक्षागृह में, इसके पहले भी सुरक्षा को लेके तमाम गोरखपुर के एसएसपी डीएम ने भी इसका कल निरीक्षण भी किया है और कार्यक्रम को संपन्न बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से जो है पूरी तैयारी भी कर ली है। जी हाँ रामशंकर, अगर बात की जाए गोरखपुर वासियों की, तो लगातार जितने बार सीएम गोरखपुर जाते हैं गोरखपुर वासियों को कुछ ना कुछ सौगात देकर आते हैं। आज भी 175 करोड़ की सौगात गोरखपुर वासियों को देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से देखिए, जब भी मुख्यमंत्री आते हैं, चूंकि मुख्यमंत्री का ये गृह जनपद भी है, तो मुख्यमंत्री भी खुद चाहते हैं कि गोरखपुर का विकास हो, जिससे गोरखपुर वासियों में एक अच्छा मैसेज भी जा सके। और जो जब भी मुख्यमंत्री गोरखपुर आते हैं तो कुछ न कुछ जरूर कई सौ करोड़ का परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी करते हैं और उस पर काम भी होता है। लेकिन क्योंकि देखिए शहर का काम होता है और ये जनता से जुड़ी काम होता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता भी है। और अभी जैसे पिछली बार भी आए थे तो दीपावली में तो भी कई 100 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था। और साथ ही साथ जनता दरबार भी लगाते हैं, जहां वो लोगों से रूबरू होते हैं। 300 से 400 लोग वहां इकट्ठा होते हैं, उनकी समस्या को खुद महाराज जी सुनते हैं और संबंधित अधिकारी को कड़ा निर्देश भी देते हैं उसको निस्तारण के लिए। जी हाँ रामशंकर, अगर बात की जाए एक मठ के मठाधीश होने के साथ साथ योगी बड़े राजनेता हैं, अब तो सूबे के मुख्यमंत्री भी हैं। मठ से लोगों का पहले से जुड़ाव रहा है और मठ से गोरखपुर को तमाम विकास, पहले से मठ के माध्यम से गोरखपुर का विकास होता रहा है। बतौर सांसद भी मुख्यमंत्री वहां का विकास करते रहे। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद निश्चित रूप से गोरखपुर का लगातार कायाकल्प हो रहा है और मुख्यमंत्री लगातार गोरखपुर की दिशा और दशा बदलने में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए मनोज जी, आपको मैं बता दूं, जब मुख्यमंत्री महाराज जी यहाँ पहले सांसद हुआ करते थे, लगातार वो कई बार सांसद भी रहे, 4 से 5 बार, तब भी वो मंदिर में उनका एक ही उद्देश्य होता था। जब भी वो गोरखपुर वासियों के लिए, जब भी कोई फरियादी उनके पास पहुंचता था, तो उसके लिए महाराज जी स्वयं कभी कभी जैसे सुनने में भी आया, चर्चा में भी रहा, ये बड़ी खबर भी रही कि वो डीएम या फिर पुलिस कप्तान या पुलिस किसी भी स्तर पर जाके वो लोगों की मदद करते थे। तो निश्चित तौर से आज जब वो खुद मुख्यमंत्री हैं, तो वो ये चाहते हैं कि गोरखपुर वासियों, पूर्वांचल वासियों या यूपी वासियों में विकास की लहर दौड़े, जिससे लोगों को अच्छा खासा सुविधा मिल सके। उनका उद्देश्य भी, चूंकि देखिए वो खुद मंदिर से जुड़े हुए हैं, वो एक मठ के मठाधीश भी हैं, ऐसे में उनको बहुत ज्यादा किसी चीज से लेना देना नहीं होता है। उनका एक ही मात्र उद्देश्य होता है कि वो लोगों के बीच में अपनी एक अच्छी छवि छोड़ सकें और लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकें। मेन उद्देश्य बाबा
योगी आदित्यनाथ जी का, मुख्यमंत्री जी का यही माना जाता है। पहले भी जब वो यहाँ पे सांसद हुआ करते थे तो गोरखपुर वासियों के लिए या फिर किसी के लिए मंदिर का दरवाजा हमेशा खुला रहता था। कोई भी फरियादी जब भी आता था उनके पास तो उसका दिल खोल के वो मदद करते थे। आज भी महाराज जी का वही हाल है। महाराज जी के पास फरियाद लेके जो भी जाता है महाराज जी उससे मिलते जरूर हैं और संबंधित अधिकारी को वो तुरंत दिशा निर्देश देते हैं और तुरंत कार्रवाई के लिए भी कहते हैं। ये बात अलग है कि अधिकारी उस पर कितना गंभीरता से लेते हैं और कितना कार्रवाई करते हैं। देखिए, चूंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेके बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन महाराज जी के आने के बाद कहीं ना कहीं निश्चित तौर से जो कानून व्यवस्था में सुधार आई है उसको नकारा नहीं जा सकता है। जो माफिया राज में कमी आई है उसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन थोड़ी सी एक कमी है जो अधिकारी यानी कि अफसरनामा कह लें कि अफसरनामाओं में जो अभी तानाशाह का रवैया है, अगर ये खत्म हो जाए तो निश्चित तौर से राम राज आने से कोई नहीं रोक सकता। निश्चित रूप से रामशंकर, राम राज्य की परिकल्पना तभी हो सकती है। एक और छोटा सा और अहम सवाल रामशंकर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पूर्वांचल की दिशा और दशा, न सिर्फ गोरखपुर बल्कि पूरे पूर्वांचल की दिशा और दशा बदली है, लोगों की सोच भी बदली है और विकास तो निश्चित रूप से पूर्वांचल में बड़े पैमाने पर हुआ है। तो मुख्यमंत्री चूंकि पूर्वांचल से वो बिलोंग भी करते हैं, तो सीएम योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो पूर्वांचल वासियों को ही लाभ हुआ है और पूर्वांचल का पूरा कायाकल्प हो रहा है। देखिए, आपको बड़ी छोटी सी बात है कि एक कहावत है कि जब भी दिल्ली की कुर्सी मिलती है तो पूर्वांचल से ही वो होके आती है और पूर्वांचल जिसको सपोर्ट करता है वही दिल्ली की गद्दी पे जाता है। पूर्वांचल के बाद यूपी, यानी कि यूपी क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है तो ऐसे में यूपी और पूर्वांचल को बड़ा अहम माना जाता है। ऐसे में महाराज जी जब यहाँ पे सांसद रहे और अब खुद मुख्यमंत्री हो गए, उसके बाद भी महाराज जी ने पूर्वांचल के लिए सुदृढ़ विकास के लिए पूरी ताकत जोड़ दी। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ पूर्वांचल में ही विकास हुआ है, पूरे यूपी में भी विकास हुआ है, लेकिन निश्चित तौर से गोरखपुर में जो विकास की गंगा बही है वो उसे नकारा नहीं जा। क्योंकि देखिए, जो भी मुख्यमंत्री होते हैं जो अपने गृह जनपद के होते हैं, निश्चित तौर से उनका ये सोच भी होता है कि वो अपने गृह जनपद को चमका दें और गृह जनपद को आगे ले जाएं। तो उसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री ने भी इस पर काम किया है और निश्चित तौर से यहाँ के लोगों का तो ये भी कहना है कि जो बुढ़वा गोरखपुर था वो जर्जर वो खत्म हो गया, अब नया गोरखपुर हो गया। तो निश्चित तौर से गोरखपुर में जो विकास किया गया। और एक सबसे बड़ी बात बता दें, देखिए पूर्वांचल में एक सबसे अहम दौर रहा सन 80 के दशक में यहाँ माफिया राज चला करते थे। उस माफिया राज को उखाड़ने में महाराज जी ने बहुत कड़ी मेहनत की और अच्छा काम किया, जिससे अब किसी की भी जमीन हड़प ली जाए, कहीं पे भी माफिया राज चलाया जाए, इन चीजों की कमर महाराज जी ने तोड़ दी, जिससे निश्चित तौर से एक अच्छा संदेश जनता में गया और जनता ने खुद इस बात को मानती है कि कहीं ना कहीं महाराज जी ने अच्छा काम किया है। जी मनोज। हाँ रामशंकर, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तमाम बिंदुओं पर आपने हमारे दर्शकों को खासा जानकारी दी, आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, गोरखपुर के अहम दौरे पर हैं मुख्यमंत्री। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री। इस दौरान कई परियोजनाओं का वो शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। 175 करोड़ की परियोजनाओं का लाभ गोरखपुर वासियों को मिलने वाला है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। उत्तरकाशी से अगली खबर आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिलक्यारा सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ ने भी अब कमान संभाल ली है। रेस्क्यू में रुकावटों को दूर करने के लिए संभाली है कमान। तो इस वक्त ये अहम अपडेट आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू के लिए बेंगलुरु से 2 एडवांस ड्रोन भी मंगाए गए हैं। रेस्क्यू के अंतिम चरण में सुरंग में मलबे में दिखाई दी है राह। रेस्क्यू में रुकावटों को दूर करने के लिए अब बीआरओ ने भी कमान संभाली है। रेस्क्यू के लिए बेंगलुरु से 2 एडवांस ड्रोन भी मंगवाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आपको सिलक्यारा टनल मामले से जुड़ी दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी से अहम खबर, ऑपरेशन सिलक्यारा सफलता की ओर लगातार अग्रसर हो रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ ने भी अब कमान संभाल ली है। रेस्क्यू में रुकावटों को दूर करने के लिए बीआरओ ने संभाली है कमान।
इस दौरान रेस्क्यू के लिए बेंगलुरु से 2 एडवांस ड्रोन भी मंगवाए गए हैं और जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार लंबा होता जा रहा है, इसको देखते हुए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने भी अब कमान संभाल ली है। रेस्क्यू में रुकावटों को दूर करने के लिए बीआरओ ने कमान संभाली है। रेस्क्यू के लिए बेंगलुरु से 2 एडवांस ड्रोन भी मंगवाए गए हैं। इस वक्त की अहम अपडेट आपको सिलक्यारा टनल हादसे से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। रेस्क्यू के अंतिम चरण में सुरंग में मलबे में दिखाई दी है राह, जिसके बाद निश्चित रूप से ये पॉजिटिव खबर है। ऑपरेशन सिलक्यारा से जुड़ी अहम अपडेट आपको दिखा रहे हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अब कमान संभाली है। तो रेस्क्यू के लिए बेंगलुरु से 2 एडवांस ड्रोन भी मंगवाए गए हैं। लगातार रेस्क्यू की टीम कड़ी मशक्कत कर रही है और जल्द से जल्द 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने रात्रि प्रवास भी सिलक्यारा टनल के पास ही किया था। मिनी सचिवालय मुख्यमंत्री के द्वारा सिलक्यारा के आसपास बनाया गया था ताकि किसी सचिवालय से जुड़े कार्यों में रुकावट भी ना आए और इस हादसे से जुड़ा अहम अपडेट भी उनको पल पल के लिए मिलता रहे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की और लखनऊ से अगली अहम खबर है। गोमती नगर विस्तार पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें स्टंट करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक चालकों पर कार्रवाई की गई है। जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर 6 पर वाहनों की चेकिंग की गई है। साधारण और स्पोर्ट्स बाइकों को सीज भी किया गया है। तो 50 से ज्यादा वाहनों का चालान भी किया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में आरआरएफ के जवान भी मौजूद रहे। तो जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर 6 पर वाहनों की चेकिंग की गई है पुलिस के द्वारा। आपको बता दें 3 दिन पहले जिस तरीके से एक बड़ी दुर्घटना लखनऊ में हुई थी, जनेश्वर मिश्र पार्क के पास एएसपी श्वेताभ श्रीवास्तव के बेटे की सड़क हादसे में मौत हुई थी। तेज रफ्तार एसयूवी ने उसको कुचला था। उसके बाद से लखनऊ पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। गोमती नगर विस्तार पुलिस की एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई दिख रही है और लगातार लखनऊ पुलिस अब स्टंटबाजों और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों पर सख्ती कर रही है और लगातार चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। तेज रफ्तार स्पोर्ट्स और साधारण बाइकों की चेकिंग की गई है और इनको कई बाइकों को सीज भी किया गया। इस दौरान 50 से अधिक वाहनों के चालान भी काटे गए हैं। जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर 6 पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में वाहनों पर कार्रवाई की गई। कई सारी स्पोर्ट्स और साधारण बाइकों को सीज भी किया गया। इस दौरान 50 से अधिक वाहनों के चालान भी काटे गए हैं। तो लखनऊ पुलिस पूरे लखनऊ में एक्टिव मोड में नजर आ रही है। तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालों पर भी सख्ती बरती जा रही है। साथ ही हेलमेट के बिना जो गाड़ी चला रहे हैं, इसके अलावा जो सड़क नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। जनेश्वर मिश्र पार्क के सामने लगातार चेकिंग चल रही है। हमारे साथ इसमें मौजूद है एडीसीपी सर। ये चेकिंग अभियान है, किस तरीके से चलाया जा रहा है और किन लोगों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, ये जनेश्वर मिश्रा पार्क के आसपास कुछ शिकायतें मिलती रहती हैं कि यहाँ पर हाई स्पीड गाड़ियाँ चलती हैं और ख़ासकर नई उम्र के लड़के जो ट्रिपलिंग करते हैं और ट्रिपलिंग के अलावा तेज़ स्पीड में गाड़ियाँ चलाते हैं, उसमें रोड रैश जैसी घटनाएँ बढ़ती हैं। तो आज ये अभियान का पूरा फोकस हमारा यही है कि नई उम्र के लड़के जो 3 लोग चल रहे हैं गाड़ी पे, विदाउट हेलमेट चल रहे हैं, विदाउट कागज़ चल रहे हैं, या जिनकी गाड़ी में एक पार्टिकुलर नॉइस क्राइटेरिया के ज़्यादा जो है नॉइस है, तो उनको बेसिकली हम सीज़ कर रहे हैं। उनके विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। देखिए, हर जान महत्वपूर्ण है और चूँकि लॉस ऑफ लाइफ होता है तो उसका कोई कंपनसेशन नहीं हो पाता। तो उसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रिवेंट कर पाएँ लॉस ऑफ लाइफ, और जो भी इस तरह के तत्व हैं जहाँ पर जो
रूल्स को फॉलो नहीं करते उनके विरुद्ध हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो कितनी गाड़ियाँ लगभग सीज हुई होंगी अभी कुछ अंदाजा? हाँ जी, अभी 15 गाड़ियाँ सीज़ हो चुकी हैं और हम ये प्रयास करने का कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो जाएं। पहले हम वार्न कर रहे हैं लोगों को, और जहाँ पर अगर नौकरी पेशा लोग हैं जो गलती से बिना हेलमेट मान लीजिए नहीं पहन के चल रहे, तो उनको हम वार्न कर रहे हैं। लेकिन नई उम्र के लड़के जो रूटीन में इस तरह का काम करते हैं उनकी गाड़ियाँ हम सीज़ करेंगे, उन पर हम कार्रवाई करेंगे। तो चेकिंग रूटीन चलती रहेगी कंटिन्यू सर ऐसे? हाँ जी, हमारा प्रयास रहेगा कि किसी न किसी एक पॉइंट पे हमारे जोन में चेकिंग ज़रूर चले। तो बहुत शुक्रिया सर। ये हमारे साथ है एडीएसपी सर, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि अभियान जो है वो लगातार जारी रहेगा। जो रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भरत सेठी, TK न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो लखनऊ में लगातार वाहन चेकिंग की जा रही है, पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भरत सेठी लखनऊ से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत, अगर बात की जाए लखनऊ की, तो लखनऊ पुलिस अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लखनऊ में जिस तरीके से आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उनको लेकर पुलिस अब लगातार चेकिंग अभियान चला रही है और वाहनों को सीज कर रही है। क्या कुछ अहम अपडेट है? देखिए, बिल्कुल जब से एडिशनल एसपी के बेटे की हादसे में मौत हुई है उसके अगर उसके बाद बात करें तो लखनऊ पुलिस लगातार एग्रेसिव मोड में नजर आ रही है। उन वाहन चालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है जो लोग स्टंट करते थे, जिनकी और रफ्तार गाड़ियों की तेज रहती थी। इसी कड़ी में अगर बात करें, गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल 2 दिन से लगातार चेकिंग अभियान किया जा रही है। लगातार वहाँ पर जो गाड़ियां हैं, जो स्पोर्ट्स बाइकर्स हैं, वहाँ पर अक्सर स्टंट करने पहुंचते थे और इनकी गाड़ियों को सीज किया जा रहा है। गोमती नगर विस्तार SHO और तमाम जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, ADSP सैयद अली अब्बास भी मौके पर मौजूद थे। कल लगातार वहां पर चेकिंग की थी और काफी बड़ी तादाद पर स्पोर्ट्स बाइकर्स से जो स्टंट करने पहुंचते थे गोमती नगर विस्तार जनेश्वर पार्क के सामने, उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। लगभग 15 से ज्यादा जो वाहन है स्पोर्ट्स बाइक, उनको सीज किया गया है और साथ ही साथ 50 से ज्यादा गाड़ियों को चालान किए गए हैं। लगातार ये स्पोर्ट्स बाइकर्स का पसंदीदा क्षेत्र था। इस इलाके में अक्सर वो स्टंट करने यहाँ पहुंचते थे और जिससे कई बड़े हादसे और छोटे हादसे होते रहते थे। लेकिन जब से एडिशनल एसपी के बेटे की मौत हुई है हादसे में, उसके बाद से जो लखनऊ को पुलिस ने तमाम पूरे लखनऊ के कई पॉइंट निर्धारित किए हैं। हर एक पॉइंट पर चेकिंग अभियान जारी किया गया है और लगातार वहां पर ऐसे स्पोर्ट्स बाइकर्स के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जी हाँ भरत, अगर बात की जाए एसपी के बेटे की मौत के बाद निश्चित रूप से पुलिस एक्टिव मोड में नजर आई है। लेकिन ये जो कार्रवाई है या अभियान है, क्या ये उसी एरिया या उसी दायरे में सिमटा हुआ या लखनऊ में, पूरे लखनऊ में व्यापक रूप से चलाया जा रहा है? देखिए, पूरे लखनऊ में हर एक जोन में पॉइंट बनाए गए हैं। एक ADSP और DCP ने निर्धारित किए पॉइंट जहां पर प्रॉपर तरीके से शाम के वक्त चेकिंग की जा रही है, क्योंकि जो हुड़दंगी है वो अक्सर शाम को सुनसान वाले एरिया में पहुंचते थे और वहां जाकर गाड़ियों से स्टंट करते थे। लखनऊ के तमाम ऐसे क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, जैसे गोमती नगर की बात करते हैं, मरीन ड्राइव है, 1090 चौराहा है और ये जनेश्वर मिश्र पार्क के सामने है। तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार चेकिंग हो रही है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जो लोग पहुंच स्टंट करते थे और या फिर उनकी जो गाड़ी की रफ्तार है काफी तेज होती थी। और लखनऊ कमिश्नर के आदेश के बाद लखनऊ पुलिस लगातार एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और ऐसे संभावित पर ऊपर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। जी हाँ भरत, एक और अहम सवाल है कि इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तब निश्चित रूप से पुलिस एक्टिव मोड में नजर आती है और उसके कुछ दिन बाद फिर से वही पुराना ढर्रा चलने लगता है, जिससे ऐसे तेज रफ्तार चलाने वाले बाइकर्स हों, चाहे आम गाड़ी चलाने वाले लोग हों, सड़कों के नियम का पालन नहीं करते हैं, जिसके बाद ये घटनाएं होती हैं। जैसे घटनाएं होती हैं, कुछ दिन के लिए पुलिस प्रशासन एक्टिव नजर आता है, फिर से वही ढुलमुल रवैया अपनाया जाता है, जिससे इस तरीके की घटनाएं रुकती नहीं है। देखिए, ये संभव नहीं है कि पुलिस 24 आवर्स बाइकों की चेकिंग करे। तमाम पुलिस क्षेत्र में गश्त करती है, तमाम जो काम होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात करें, ये अभिभावक जो होते हैं उनकी स्वयं की जिम्मेदारी होती है कि बेटों अपने बच्चों को ऐसी स्पोर्ट्स बाइकें ना दिलवाएं। अगर स्पोर्ट्स बाइकें दिलवाते हैं तो उनको भी जानकारी देखिए, स्पीड लिमिट होती है। लेकिन अक्सर ये देखा गया कि जो हुड़दंगी है या स्पोर्ट्स बाइकर्स हैं या बाइकर्स गैंग से जुड़े जो लोग हैं, अक्सर सड़कों पर पहुंचकर, सन्नाटी सड़कों पर पहुंचकर जो हुड़दंग करते हैं और पुलिस को जैसे ही जानकारी मिलती है, पुलिस तमाम क्षेत्रों में बैरिकेडिंग लगाकर चालान करती है, लेकिन और कार्रवाई करती है उनके ऊपर। लेकिन जब से ये हादसा हुआ एडिशनल एसपी के बेटे के साथ में, जब से उनकी डेथ हुई हादसे में, उसके बाद लखनऊ की जो पुलिस है काफी सख्त नजर आ रही है बाइकर्स गैंग के खिलाफ और जो हुड़दंग करते हैं, स्टंटबाजों के खिलाफ, और लगातार तब से पूरे लखनऊ में कार्रवाई की जा रही है। और अगर बात करें गोमती नगर विस्तार के अंतर्गत मामले की, तो गोमती नगर विस्तार के जनेश्वर मिश्र पार्क के सामने जिस दिन से हादसा हुआ उस दिन शाम से लगातार चेकिंग की जा रही है और कई बाइकों पर बाइकर्स पर कार्रवाई भी की गई है और साथ ही साथ कई बाइकों को चालान भी किया गया और सीज भी किया गया। लगातार ऐसी जो चेकिंग अभियान है, जिस तरीके से ADSP पूर्वी सैयद अली अब्बास ने बताया कि लगातार पूरे लखनऊ में और पूरे जोन में उनके
पूर्वी जोन में लगातार ऐसे जो अभियान है वो लगातार चलते रहेगा, जिससे कि स्टंटबाजों पर लगाम लगाई जा सकती है। जी हाँ, निश्चित रूप से भरत, आपका बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए। निश्चित रूप से पुलिस तो कार्रवाई कर ही रही है और लगातार ये चेकिंग अभियान भी चलते रहना चाहिए। साथ ही अभिभावकों को भी अपने अभिभावकों को भी ध्यान देना चाहिए कि उनके बच्चे आखिर कैसे गाड़ी चला रहे हैं। पहले तो उनको इस तरीके के बाइकों को दिलाना नहीं चाहिए। शौकिया तमाम माँ बाप अपने बच्चों को इस तरीके की बाइकें दिलाते हैं, उसके बाद भी इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। तो अभिभावकों को भी समझना होगा कि अपने बच्चों को इस तरीके की बाइकें ना दिलाएं। अगर दिलाते भी हैं तो उनसे स्पीड कम करके बाइकें चलाने की नसीहत लगातार अभिभावकों के द्वारा भी दिया जाना चाहिए और इन बच्चों पर निगरानी भी रखनी चाहिए। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। एलडीए से नाराज 70 से ज्यादा परिवारों ने घर बेचने का ऐलान किया है। आपको बता दें, घर के बाहर मकान बेचने का बोर्ड लगाया है, पर्चा लगाया है। सेक्टर D1 में रहने वाले लोगों ने घर बेचने का लगाया है पर्चा। पार्क की जमीन सपा नेता को बेचने का एलडीए पर आरोप लगा है। 20,000 वर्ग फीट जमीन सपा नेता को देने की फिराक में है एलडीए। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता 30 साल पहले लेआउट में जमीन को बताया गया था पार्क की जमीन, उसके अब 30 सालों से पार्क बनने का इंतजार हो रहा था। लेकिन अब क्षेत्रवासियों ने एलडीए पर गंभीर आरोप लगाकर प्रदर्शन भी किया है। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। एलडीए से नाराज 70 से ज्यादा परिवारों ने घर बेचने का ऐलान किया है। घर के बाहर मकान बेचने का पर्चा चस्पा किया है। सेक्टर D1 में रहने वाले लोगों ने घर बेचने का लगाया है पर्चा। इस वक्त की अहम खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। पार्क की जमीन पर सपा नेता को पार्क की जमीन बेचने का एलडीए पर आरोप लगाया है। 20,000 वर्ग फीट जमीन सपा नेता को देने की फिराक में है एलडीए। तो ये गंभीर आरोप लगे हैं। 30 साल पहले लेआउट में जमीन को पार्क की जमीन बताया गया था, लेकिन अब 30 सालों से लगातार इस सोसाइटी के लोग पार्क बनने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब इस जमीन को बताया जा रहा है कि सपा नेता को देने की फिराक में है एलडीए। तो क्षेत्रवासियों ने एलडीए पर गंभीर आरोप लगाए हैं और प्रदर्शन भी किया है। एलडीए से नाराज 70 से ज्यादा परिवारों ने अपने घरों के आगे घर बेचने का नोटिस चस्पा किया है, जिसमें लिखा गया है कि घर बिकाऊ है। ये जो पार्क हमको दिया गया था, अब वो कह रहे हैं कि इसके स्थान पर हम यहाँ से दूसरे जगह 3-4 किलोमीटर दूर पार्क आपको दे रहे हैं। कारण बताया गया कि ये पार्क एलडीए गलती से नक्शे में गलत हो गया था। अगर ये गलत हो गया था तो फिर इसके स्थान पर नया पार्क दूसरी जगह 4 किलोमीटर दूर दिए जाने का कोई औचित्य तो बनता नहीं है। फिर उनका कहना है क्योंकि आप लोगों ने पार्क का पैसा नहीं जमा किया, इसलिए वीकर सेक्शन वालों को पार्क हम नहीं दे सकते हो, उनको ये मिलना ही नहीं चाहिए। फिर वो एक नया छोटा सा पार्क कोने में बना रहे हैं पश्चिम दिशा में। अगर हमने पैसा नहीं जमा किया है और वीकर सेक्शन वालों को पार्क दिया नहीं जा सकता, तो ये पार्क क्यों बनवाया जा रहा है छोटा? तो इसी खबर पर हमारे संवाददाता भरत सिटी लखनऊ से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत, 70 से ज्यादा परिवारों ने अपने घर के सामने नोटिस चस्पा किया है जिसमें लिखा है कि यह मकान बिकाऊ है। एलडीए पर गंभीर आरोप भी लगे हैं, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, एलडीए कॉलोनी है, कानपुर रोड पर काफी पुरानी कॉलोनी है। लगभग 30 सालों से यहाँ लोग रह रहे हैं। बात हो रही है वो एलडीए के फेवर की है। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं जो बीच में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो एलडीए ने जब लोग ने मकान अपना प्लाट खरीदा तो ये दर्शाया गया था कि लेआउट पे ये एक प्लाट है, ये पार्क है, ये पार्क जिससे यहाँ पर पार्क। लेकिन उसके बाद लगातार जो क्षेत्रवासियों ने गुहार लगाई कि यहाँ पे पार्क बनाया जाए। 30 साल हो गए थे पार्क नहीं बनाता, लेकिन उनको जब जानकारी हुई कि जो एलडीए है बड़े सपा नेता के पक्ष में जो प्लाट तैयारी करते उसको जैसे ही उन्होंने अपने घरों के पास रिकॉर्ड मकान बिकाऊ का एक लोगों ने जाहिर किया। लोगों को उम्मीद थी कि एलडीए की वजह से
पार्क बनेगा तो लोगों के जो बच्चे लोग बुजुर्ग हैं। भरत की आवाज हम तक शायद नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो निश्चित रूप से ये बड़ा मामला है। 20,000 वर्ग फीट की जमीन पर ये आरोप लगे हैं कि एलडीए अब ये सपा नेता को देने की फिराक में। एलडीए सोसाइटी के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि एलडीए अब इस जमीन को सपा नेता को देने की फिराक में है। पार्क की ये जमीन बताई गई थी, 30 साल से ये लोग पार्क बनने का इंतजार कर रहे थे। अब बताया जा रहा है कि एलडीए के कर्मचारी कह रहे हैं कि इस जमीन का पैसा, इस पार्क का पैसा सोसाइटी के लोगों के द्वारा नहीं दिया गया। लेकिन निश्चित रूप से ये बड़ा सवाल है कि जब ये इस जगह की प्लाटिंग हो रही थी तो निश्चित रूप से इस जगह को चिन्हित करके इसका एरिया बताकर दिखाकर ही यहाँ के प्लाट बेचे गए होंगे। और 30 सालों से ये लोग इंतजार कर रहे हैं पार्क का, लेकिन पार्क कहीं नजर नहीं आया। अब एलडीए के लोग इसमें भ्रष्टाचार कर इस जमीन को बेचने की फिराक में, सपा नेता को देने की फिराक में। एक बार फिर से हमारे संवाददाता भरत सेठी से हमारा संपर्क हुआ है। भरत, अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, उसके बाद जब 30 साल से पार्क बनाने के लोग लगातार प्रयास करते रहे, उसके बाद पार्क जब नहीं बना तो लोगों को जानकारी हुई कि ये जो पार्क है वो बेचने के फिराक में है एलडीए। जिसके बाद 70 से अधिक परिवारों ने घरों के बाहर एक पोस्टर को चिपका कर दिया, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा था कि अब यहाँ ये मकान जो है वो बिकाऊ है। जब ये मीडिया में जानकारी हुई तो मीडिया जब हम लोगों की वहां पर पहुंची तो हम लोगों ने पूरे मामले को समझा। तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जब लेआउट पे जब हम लोगों ने ये पूरा एरिया लिया, जब खरीदा गया छोटे छोटे जो प्लाट है, उसके बाद पार्क दर्शाया गया था। लेकिन अचानक अब ये 30 साल बाद जो पार्क को जमीन यहाँ पर नहीं कह रहे हैं, जो एलडीए के जो अधिकारी हैं कह रहे हैं कि ये गलती से लेआउट में दिखा दिया गया था पार्क। अब यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर पार्क बनाया जाएगा। फिलहाल उन्होंने पैसा नहीं जमा किया। इस पर बात करें रूप से जो एलडीए के जो तमाम अधिकारी हैं वो इस मामले पर जवाब नहीं दे रहे हैं और चुप्पी साधे हुए। लेकिन कहीं ना कहीं इन क्षेत्रवासियों को काफी दिक्कत का सामना होगा, क्योंकि 30 सालों से जो लोग पार्क का इंतजार कर रहे थे, क्षेत्र में तमाम जो सुविधाएं, लेकिन अब वो चीज जब नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना इनके सामने जरूर आएगा। और जिसको लेकर इन्होंने अपने घर को बेचने के लिए लिखा, कई 70 से कह सकते हैं अधिक परिवार है जिन्होंने अपने घर के पास ये पोस्टर लगवाया है कि ये मकान बिका हुआ है। अब देखना ये होगा कि क्या एलडीए किस तरीके का इस पर इनको आश्वासन देती है, या फिर पार्क का निर्माण होता है, या फिर ये लोग अपने घरों को बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक इंतजार लंबा इन्होंने किया पार्क को लेकर, उसके बाद पार्क तो नहीं मिला, लेकिन ये जानकारी जरूर मिल गई कि एलडीए इस प्लाट को बेचने के फिराक में किसी बड़े सपा नेता को। हाँ, निश्चित रूप से भरत, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि एलडीए का ये कारनामा सामने आया है। 20,000 वर्ग फीट की जमीन को सपा नेता को देने के फिराक में एलडीए। अब देखने वाली बात यह होगी कि मीडिया में अब खबरें सामने आने के बाद एलडीए प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और आगे की कैसी स्थिति बनती है। क्या लोगों को ये पार्क मिल पाएगा या एलडीए के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ललितपुर से अगली अहम खबर आ रही है। ताजा मामला ललितपुर जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां कलेक्ट्रेट परिसर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां जिला पंचायत द्वारा भूमि नीलामी के विरोध में मड़वारा तहसील अंतर्गत ग्राम रनगांव के कुछ ग्रामीण विज्ञापन देने आए थे। उन्हीं में से एक युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए युवक के प्रयास को विफल कर दिया। युवक ने बताया कि उसकी पुश्तैनी जमीन थी और यहाँ स्कूल का निर्माण होना था, कहीं जगह नहीं थी, इसलिए यह कहकर जगह दे दी गई थी कि बाद में दूसरी जगह बिल्डिंग बना ली जाएगी तो यह खाली कर देंगे। लेकिन आज 23 तारीख को जिला पंचायत द्वारा इस भूमि की नीलामी की जा रही है, जिसे हमने हाई कोर्ट से स्टे लेने की अर्जी दाखिल की है, क्योंकि हमारी जमीन थी, इसलिए उसे इस बिल्डिंग पर हमारा कब्जा है। कब्जा हटाने के लिए मड़वारा पुलिस और जिला पंचायत द्वारा हमें धमकी दी जा रही है। इस मामले को लेकर मड़वारा पुलिस द्वारा मेरा करियर बर्बाद करने की हमें धमकी भी दी जा रही है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार का कहना है कि ग्राम रनगांव में जिला पंचायत की एक जीर्ण शीर्ण बिल्डिंग है, जिस पर गांव के कुछ लोगों द्वारा कब्जा किया गया है। इस बिल्डिंग की आज नीलामी की जानी थी, लेकिन गाँव के कुछ लोगों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है और उसी का ज्ञापन देने ये लोग कलेक्ट्रेट परिसर आए हुए थे, जहाँ एक युवक ने नीलामी के विरोध में
ज्वलनशील पदार्थ अपने ऊपर डाल लिया, लेकिन पुलिस की तत्परता से उसका यह प्रयास विफल हो गया। ये प्रकरण आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है इस प्रकरण पर, यह अधिकारियों का कहना है। रनगांव थाना मड़ावरा में एक स्कूल का जीर्णशीर्ण भवन स्थित है। शासनादेश के तहत उक्त भवन का स्वामित्व जिला पंचायत ललितपुर के पास है। आज इसी भवन में भूमि के नीलामी की प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें जिला पंचायत के अधिकारी, कानूनगो, लेखपाल आदि सभी लोग मौजूद थे। गांव के कुछ लोगों के द्वारा इस नीलामी का विरोध किया जा रहा है और भवन पर अवैध कब्जे का भी प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में गांव से कुछ लोग आज दिनांक 23/11 को कलेक्ट्रेट परिसर आए थे और उनके द्वारा अपना ज्ञापन दिया गया था। इन्हीं में से एक व्यक्ति ने अपने ऊपर कोई ज्वलनशील पदार्थ डाल लिया था, जिसे मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों द्वारा तत्परता के साथ असफल कर दिया गया था। सभी को समझा बुझा दिया गया है तथा प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नीलामी करी जा रही है अवैध रूप से। हमें नोटिस भी नहीं भेजो, अखबार में निकालोगे तू पूछना में निकली, हमारे उजाला में निकली भी नहीं है। बस जमीन हमारे नाम पे है, हमारे दादा के नाम पे। उस टाइम पे जबरदस्ती उनने आस्था स्कूल बनवा दो जमीन पे, कि जब तक दूसरा स्कूल नहीं बनना हो, जब तक कहते हमारा स्कूल बन जान दो। दूसरे स्कूल बनने के बाद जगह खाली हो गई, बिल्डिंग है, अब उसकी नीलामी करवा रहे, हम कब्जा करें। ऊपर गए तुम अपनी बिल्डिंग हटा लो, हमारी जमीन दे दो। वे कह रहे कब्जा खाली करो, जमीन दे। जिला पंचायत क्या जिला पंचायत में दे, हम हाई कोर्ट का स्टे लगवावे। अब स्टे है तो है नहीं, 24 घंटा में हमें मिल जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र जैन ललितपुर से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। ललित, अगर बात की जाए इस घटना की, तो पीड़ित कह रहा है कि वो उसकी जमीन है, उसके दादा के नाम है, उसके नाम है। इसको लेकर वो कलेक्ट्रेट पहुंचा था, जहां उसने आत्मदाह का भी प्रयास किया। क्या है पूरा मामला? बता दूं, ये ललितपुर जनपद के मड़ावरा तहसील अंतर्गत रनगांव का मामला है, जहां पूर्व में एक बिल्डिंग जिला पंचायत द्वारा बनाई गई थी, जबकि पीड़ित युवक का कहना है कि यह उसकी पुश्तैनी जमीन थी और इस पर यहाँ विद्यालय बनाने के लिए उसे जमीन जिला पंचायत को दी गई। लेकिन जब दूसरी जगह बिल्डिंग तैयार हो गई तो इस बिल्डिंग को खाली कर देना चाहिए था और उसकी कब्जा भी इस पर बरकरार चला आ रहा है। लेकिन वहीं पुलिस अधीक्षक का कहना है कि वहां जो नीलामी की जा रही थी जिला पंचायत द्वारा उस भूमि की, तो उस पर एक ग्रामीण लोग हैं जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि अवैध रूप से नीलामी की जा रही है, जबकि ये उनकी बिल्डिंग है पुश्तैनी। तो इसी का नीलामी का इन ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जा रहा था, जो डीएम साहब को अपना ज्ञापन देने आए थे। और वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में उन्हीं ग्रामीणों से एक युवक ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल लिया था, लेकिन वहां मौजूद पुलिस कर्मियों द्वारा तत्परता दिखाते हुए उसका यह प्रयास विफल कर दिया था। अब जांच का विषय है कि यह जमीन जिला पंचायत की है या उस युवक की है जो अपना दावा पेश कर रहा है। तो ये जांच राजस्व टीम की जांच के बाद ही पता चलेगा। जी हाँ शैलेंद्र, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर जमीन उस व्यक्ति की है, चूंकि आपने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है, जबकि दावा एक व्यक्ति कर रहा है कि ये उसकी या उसके दादा के नाम जमीन है। जब अगर जमीन उसके नाम है, हाईकोर्ट में स्टे का भी उसके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, तो क्या अधिकारियों ने कागजी कार्रवाई पूरी नहीं की, कागज पूरे नहीं देखे, या इन ग्रामीणों के द्वारा या इस व्यक्ति के द्वारा इस जमीन पर जबरन कब्जा किया गया? देखिए, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट किसी की जमीन लेता है तो पूरी लिखित कार्रवाई की जाती है और इसमें लिखित कार्रवाई के द्वारा ही जिला पंचायत ने अपनी वहां बिल्डिंग तैयार की है। क्योंकि बिल्डिंग तैयार करने में पैसा भी खर्च होता है, सरकारी राजस्व की हानि हुई होगी। लेकिन अब आपने देखा होगा कई गांव में इस प्रकार स्कूल के लिए जमीन दान दे दी जाती है और फिर उस पर जो बिल्डिंग बन गई वो उसी का कब्जा हो जाता है। लेकिन अब यह लोगों की नीयत बदल गई हो या ये लोग चाहते हो कि हमारे पिता के नाम ये जमीन थी, अब हमको वापस मिल जाए। लेकिन ऐसा कोई बायलॉज हो सरकारी डिपार्टमेंट या कोई ऐसी गाइडलाइन हो के द्वारा किसी को वापस जमीन दी जाती है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। हाँ, निश्चित रूप से शैलेंद्र, अब ये देखने वाला विषय, जांच का विषय है कि ये जमीन इनकी है या नहीं है। इन्होंने एक चैरिटी की तरह दान दी थी या
इस पर किसी सहमति के द्वारा ये बिल्डिंग बनाई गई थी, ये देखने वाला विषय है और जांच करने वाला विषय। आपका बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस अहम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, ललितपुर से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ये मामला सामने आया है जहां एक बिल्डिंग पर एक ग्रामीण के द्वारा अपनी जमीन बताई जा रही है, जबकि प्रशासन उस जमीन की नीलामी कर रहा है। देखने वाली बात होगी, इस पर जांच के बाद ही यह तय हो पाएगा कि आखिर जमीन किसकी है, प्रशासन गलत है या ग्रामीणों के द्वारा, इस व्यक्ति के द्वारा जबरन कब्जा किया गया है। तो देश की बात में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।